हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा। चलिए फिर हम जो है स्टार्ट करते हैं। जो हमारी 50 डेज की सीरीज थी उसकी पढ़ते हैं हम आज क्लास 9। तो आज हम 9 क्लास की ओर बढ़ रहे हैं और अपने जो है महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हमारे थे उसी पर हमने ये जो है सीरीज बनाई। और आज की खास बात ये है कि वैसे तो हम पूरे एक्सप्लेनेशन करते हुए ही चल रहे थे, शायद ही कोई सरल टॉपिक रहा हो तो ना बताए हो, नहीं तो चारों ऑप्शन सहित एक्सप्लेन किए हैं। आप जो है ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन बस यही कि एक दो क्वेश्चन पढ़ने के बाद जैसे नहीं देख रहे हैं, अपना पॉज कर दिए, तो इस तरह से नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर धैर्य के साथ जुड़े रहेंगे तो जरूर आपको बातें समझ में आएंगी। और मेरी जैसे ही जो है 10 क्लास कंप्लीट होंगी तो हम इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे, तो जो है वो आपको चैनल प्रोवाइड हो जाएगी और लगातार इस तरह से आप रिवीजन कर सकेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज की सीरीज का पहला प्रश्न। कौन सा पोषक तत्व शरीर में सहसंवेदी के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है विटामिन ए, सॉरी ए ऑप्शन है विटामिन B6, बी है मैग्नीशियम, सी है आयरन, डी है जिंक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको जो है तो इस तरह से आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा और नोट्स बनाने में भी, मतलब कह लीजिए इसको रिवाइज करने में आराम रहेगा। देखिए क्या है, सहसंयोजी पोषक तत्व है ना, कोफैक्टर वे तत्व होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। मैग्नीशियम ऐसा ही एक महत्वपूर्ण सहसंवेदी है। यह प्रोटीन संश्लेषण, मांसपेशियों के संकुचन, रक्तचाप नियंत्रण और रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। इसकी कमी से चिड़चिड़ापन, थकान और हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। देखिए इस तरह से आपको कई चीजें मिल गई मैग्नीशियम के बारे में। भाई मान लीजिए हमारा क्वेश्चन ये बना है कि कौन से पोषक तत्व तो शरीर के सहसंवेदी के रूप में कार्य करता है, लेकिन जो ये एक्सप्लेन है इससे कोई दूसरा प्रश्न भी बन सकता है, इसलिए आप एक्सप्लेन को भी ध्यान से देखते चलिए, तो इस तरह से आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान कौन सा अणु बनता है? यानी कि जो ग्लाइसोलाइसिस प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस तो जो है इसमें कौन सा अणु बनता है? तो वो हम देख लेते हैं ऑप्शन अपने। ए है पायरुवेट, बी है ग्लूकोज, सी है एटीपी, डी है NADPH। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पायरुवेट, है ना। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं हम। ग्लाइकोलाइसिस शरीर में ग्लूकोज के अपघटन की पहली प्रक्रिया है। यह साइटोप्लाज्म में होती है और इसका मुख्य उत्पाद पायरेट है। यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो होती है हमारे शरीर में, उससे जो भी जो है बनता है वो क्या है? पायरेट अम्ल होता है। और इसकी जो है कह सकते हैं इसका नेचर क्या है, तो वो जो है एसिटिक नेचर होता है पायरुवेट का, ये भी आप लोग जानते चलिए। और यह प्रक्रिया ऊर्जा उत्पादन के लिए ATP और NADH उत्पन्न करती है। पायरुवेट का उपयोग एरोबिक ऑक्सीजन युक्त और एनारोबिक बिना ऑक्सीजन जो है प्रकार के ऊर्जा चक्रों में होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा हार्मोन स्तनपान को प्रोत्साहित करता है? तो हमारे ऑप्शन क्या है? ए है प्रोलैक्टिन, बी है ऑक्सीटोसिन, सी है एस्ट्रोजन, डी है पोस्ट्रोजन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये जो है क्या है देख लेते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। इतना आप जान के चलिए कि जैसे आप देखिए यहीं से प्रश्न जो है सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, जब उसकी हम व्याख्या देखेंगे तो फिर जो है समझ में आएगा। और ये स्तन ग्रंथियों में दूध उत्पादन को उत्तेजित करता है। यह गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद सक्रिय होता है। जो है इसके साथ ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध के प्रवाह को बढ़ाता है। यह प्रोलैक्टिन का स्तर कम हो तो दूध उत्पादन को बाधित हो सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में कौन सा अंग प्रमुख है? तो चलिए देख लेते हैं हम। हमारे ऑप्शन है थायराइड, फिर है पिट्यूटरी ग्रंथि, सी है हाइपोथैलेमस, डी है त्वचा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का वह भाग है जो शरीर का थर्मोस्टेट माना जाता है। यह शरीर के तापमान को संतुलित करने के लिए पसीना, रक्त प्रवाह और कंपकपी जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। मतलब जो है ये हाइपोथैलेमस
क्या करेगा, हमारी जो भी जो मतलब जो एक्टिविटीज होती हैं उनको नियंत्रित करता है। तो जो है इस तरह से हम समझेंगे सारी बातों को। इसके अलावा जो है जैसे ये है हाइपोथैलेमस, तो ये क्या करता है, ये जो है भूख प्यास हार्मोन संतुलन और इन सब में भी जो है अहम भूमिका अपनी निभाता है। और ये जो है इसका जो है शेप बिल्कुल मटर के दाने के जैसा होता है बिल्कुल जो है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, बच्चों में पोषण संबंधी एंथ्रोपोमेट्रिक माप कौन सा है ना, जो पोषण संबंधी एंथ्रोपोमेट्रिक नाप है वो कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बीएमआई, बी ऑप्शन है एमयूएसी, सी ऑप्शन है डब्ल्यूएचआर, डी है बीएमआर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एमयूएसी। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। एमयूएसी क्या है, मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस। तो जो है ये बच्चों के पोषण स्तर का मूल्यांकन करने का एक सरल और सटीक तरीका है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों में मापा जाता है। इसे कुपोषण का संकेतक माना जाता है। 11.5 सेंटीमीटर से कम माप गंभीर कुपोषण को दर्शाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं सॉरी, रेशों की जल अवशोषण क्षमता मापने का उपकरण कौन सा है। तो देख लेते हैं अपने ऑप्शन की, रेसे जो है जल अवशोषण को मापते हैं तो क्या है उसका जो है मापक, ए है हाइग्रोमीटर, बी है एब्जार्बोमीटर, सी है स्पेक्ट्रोमीटर, डी है कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर आप जानते हैं ऊर्जा मापने का हम लोगों के है। तो जो है देखते हैं ऑप्शन में हमारे क्या है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट बी। ठीक है, एब्जार्बोमीटर, इसको देख लेते हैं क्या है, रेशों की जल अवशोषण क्षमता मापने के लिए एब्जार्बोमीटर का उपयोग होता है। ठीक है, ये क्या करता है, यह उपकरण किसी कपड़े या रेशे की नमी को सोखने की क्षमता का परिरक्षण करता है। प्राकृतिक रेशे जैसे कपास और ऊन की जल अवशोषण क्षमता सिंथेटिक रेशों की तुलना में अधिक होती है, इतना तो आप जानते ही हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, माइक्रोवेव ओवन किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करता है। तो ऑप्शन हमारे हैं थर्मल ऊर्जा, बी है रेडियो तरंग, सी है माइक्रोवेव विकिरण, फिर डी है इंफ्रारेड विकिरण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी माइक्रोवेव विकिरण, है ना। माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव विकिरण का उपयोग होता है। ये जो है ये विकिरण पानी और वसा अणुओं में कंपन उत्पन्न करता है, जिससे गर्मी उत्पन्न हो जाती है और भोजन पकता है उसी की ऊर्जा में। यह ऊर्जा भोजन के भीतर से गर्मी उत्पन्न करती है, जिससे खाना जल्दी और समान रूप से पकता है ना। ये चीज आप जान रखिएगा कि तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण का सबसे प्रमुख चयापचय संकेतक कौन सा है सॉरी, ऑप्शन आप देख लेते हैं कि चयापचय संकेतक क्या है, कम एल्बुमिन स्तर, बी है हाइपोग्लाइसीमिया, सी है कम हीमोग्लोबिन, डी है ऊंचा कोलेस्ट्रॉल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कम एल्बुमिन स्तर, है ना। एल्बुमिन एक प्रोटीन है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो शरीर में पोषण स्तर को मापने का क्या करता है, महत्वपूर्ण संकेतक है। इसका स्तर कम होने पर यह प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम को दर्शाता है। और आप जानते हैं कि इससे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से कौन सा रोग होता है, ये तो जानते ही हैं कि बच्चों में होता है मरस्मस रोग, इससे हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये 0 से 2 वर्ष के बच्चों में होता है। और इसमें कुपोषण में शरीर का प्रोटीन भंडार क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो है हमारी जो सेल्स है ऊतक है उनका सबका बिल्कुल जो है वो क्षति पहुंचती है, जिससे कुपोषण एकदम अपने चरम पर रहता है, जिससे क्या होता है, एल्बुमिन का उत्पादन कम हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सिलाई मशीन में उपयोग की जाने वाली सबसे तेज सुई किस सामग्री की होती है, यानी कि जो सुई बनती है वो किसकी बनी हुई होती है। तो ये भी देख लेते हैं, ऑप्शन हमारे हैं स्टील, बी है कार्बन स्टील, सी है एलॉय स्टील, डी है टाइटेनियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी टाइटेनियम, है ना। टाइटेनियम की बनी हुई होती है वो सुई होती है।
इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि सिलाई मशीन में उपयोग की जाने वाली टाइटेनियम सुई टिकाऊ और तेज होती है। यह सामग्री घर्षण और तापमान को सहन कर सकती है। इसका उपयोग विशेष रूप से मोटे कपड़े जैसे डेनिम और चमड़े की सिलाई में किया जाता है। यह लंबे समय तक चलती है और मशीन की गति बढ़ाती है। ठीक है, इतना आप लोग जान लिए होंगे कि जो है क्या करती है, लंबे समय तक चलती है और विशेष रूप से कौन से कपड़े, मोटे कपड़े जैसे कि डेनिम और चमड़े की सिलाई की जाती है वो इसी सुई से की जाती है। किसकी बनी हुई होती है? ऑप्शन डी हमारा है क्या, टाइटेनियम, है ना, टाइटेनियम, ये देख लीजिए इसकी बनी हुई होती है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक का प्रमुख कार्य क्या है? ये तो आसान सा प्रश्न है, फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पाचन सहायता, बी है थायराइड नियंत्रण, सी है रक्त निर्माण, डी है ऊर्जा उत्पादन। तो इतना जानते हैं कि पाचन सहायता में क्या जो है, फाइबर्स हमारे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और जो है रक्त निर्माण, इससे जो है हरी सब्जियां हो गए, जितने जो है लाल भूरे अनाज हो गए जैसे कि चना हो गया आपका, और बाजरा, ये सारी चीजें हो गई, किशमिश, गुड़, इनमें सब में रक्त निर्माण। तो जो है डी ऑप्शन हमारा है ऊर्जा उत्पादन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, थायराइड जो है नियंत्रण, है ना। और ये जो है ऊर्जा उत्पादन तो जानते हैं, जितनी भी चीजें हम कैलोरी, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब से मिलता है। तो जो है आयोडीन युक्त नमक थायराइड हार्मोन्स के उत्पादन के लिए आवश्यक है। थायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं, शरीर के चयापचय, ऊर्जा स्तर और विकास को नियंत्रित करता है। ठीक है, फिर जो है आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेंघा रोग हो जाता है। WHO आयोडीन युक्त नमक का सेवन सभी के लिए अनिवार्य मानता है ना। WHO ने क्या कहा है, आयोडीन युक्त नमक सबको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, स्त्रियों में हड्डी क्षय रोकने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है? यानी कि जो स्त्रियों में हड्डियों का क्षय होने लगता है या हड्डियां कमजोर होने लगती हैं तो कौन सा हार्मोन्स आवश्यक है? ए है टेस्टोस्टेरोन, बी है एस्ट्रोजन, सी है पोस्ट्रोजन, डी है हाइपोग्लाइसिन। तो जो है इसके लिए हमारा क्या है सबसे उपयोगी, ये जान लीजिए। तो इसका हमारा आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एस्ट्रोजन हार्मोन, है ना। एस्ट्रोजन हार्मोन्स ये जो है क्या करता है, महिलाओं में जो भी हड्डियों का अपक्षय होता है उसको रोकने में सहायक है। आइए देखते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं की हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए प्रश्न हम आपसे फिर कह रहे हैं बार बार कि जो व्याख्या है उसको जरूर ध्यान से पढ़िए। तो क्योंकि इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि हड्डियों, महिलाओं की हड्डियों का घनत्व महत्वपूर्ण बनाए रखने में कौन सा हार्मोन सहायक है। तो ये सारी चीजें हम देखते हुए चलेंगे, है ना। रजोनिवृत्ति के बाद एस्ट्रोजन का स्तर घटता है जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। उचित आहार, कैल्शियम और विटामिन डी के साथ हड्डी स्वास्थ्य बनाए रखा जा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस आप जानते हैं जिसमें क्या होता है, हड्डियों में छेद हो जाता है, खट खट की आवाज तरह आने लगती है जो कि हड्डियों की क्षय को दर्शाता है, और ये बढ़ती उम्र के साथ समस्याएं बढ़ जाती हैं। आप लोग जो है ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सटाइल में उपयोग होने वाला प्रमुख प्रोटीन रेशा क्या है? देखिए लैंग्वेज सिर्फ समझना है और है प्रश्न में कुछ नहीं। तो देखिए टेक्सटाइल में पूछा गया है तो ऑप्शन हमारे क्या है, सेलुलोज है, बी है कैसीन, सी है केराटिन, डी है लाइसिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है कैरोटीन, है ना। कैरोटीन क्योंकि ये जो है क्या है, प्रोटीन युक्त जितने भी हमारे रेशे हैं उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन, कैरोटीन होता है। जैसे कि बाल हो गए, नाखून हो गए, इन सब में भी मिलता है। लेकिन ये जो क्या होता है, प्राणी जगत के रेशे जो है उनसे भी प्राप्त होते हैं। जो रेशे हमारे रेशा हो गया, और ये जो आपका रेशम हो गया, ऊन हो गया, उनमें सब में कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। सेलुलोज आप जानते हैं कि ये 90% तक का लगभग काटन में पाया जाता है, और लाइसिन प्रोटीन आप जानते हैं ये अनाजों में पाया जाता है, और जो है कैसीन आप जानते हैं दूध का प्रोटीन है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं, एक्सप्लेन को समझ लेते हैं। एक्सप्लेन को, कैरोटीन एक प्रमुख प्रोटीन है जो ऊन और रेशम जैसे प्रोटीन रेशों में पाया जाता है। यह रेशा मजबूत और लचीला होता है। इसका उपयोग कपड़े के जो है स्वेटर और अन्य वस्त्रों में किया जाता है। कैरोटीन से बने रेशे उष्मा को रोकने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ता है? ऑप्शन हमारे हैं
पेप्सिन, बी है एमाइलेज, अभी हमने उस दिन सारे आपको बताए थे कि कौन सा एंजाइम किसको तोड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा। सी है लाइपेज, डी है ट्रिप्सिन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लाइपेज है ना, ये वसा को जो है तोड़ने में मददगार है। लाइपेज एक पाचन एंजाइम है, लिपिड को तोड़कर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदलता है। यह एंजाइम क्या करता है? तो यह एंजाइम अग्नाशय पेनक्रियास द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। फिर इसके बाद और ये छोटी आंत में जो है क्या करता है? छोटी आंत में सक्रिय हो जाता है। वसा का पाचन सही तरीके से न होने पर ऊर्जा उत्पाद प्रभावित होता है, ठीक है। तो जो है उसके बाद ये क्या करता है? वसा का पाचन जो है सही तरीके से न होने पर ऊर्जा उत्पाद प्रभावित होने लगता है, इसलिए वसा का पाचन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी लाइपेज, ठीक है। वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं अपने हम। एनीमिया हो जाता है, थैलेसीमिया होता है, कि रिकेट्स होता है, कि स्कर्वी होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है ना, गर्भावस्था के दौरान जो है रक्त की कमी से एनीमिया हो जाता है, और वैसे भी रक्त की कमी से एनीमिया हो जाता है। बाकी आप जानते हैं रिकेट्स किससे होता है? तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी किससे होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा गर्भावस्था के दौरान आयरन की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसकी कमी से एनीमिया या रक्ताल्पता हो सकती है, जिससे माँ और भ्रूण दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है। आयरन युक्त आहार और सप्लीमेंट गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी है या आवश्यक है। और वैसे भी जो है आयरन की कमी से एनीमिया होता है, चाहे जो है गर्भावस्था हो या वैसे भी हो, लेकिन प्रश्न के हिसाब से हम आंसर देते चलेंगे। फिर नेक्स्ट है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो देख लेते हैं सॉरी। ऑप्शन हमारे हैं ए, ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन के, ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है विटामिन के है ना, ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। बाकी उसके अलावा जानते हैं यहाँ विटामिन ए से क्या होता है? इसकी कमी से हमको रतौंधी रोग हो जाती है। सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। और डी की कमी से आप जानते ही हैं इसकी कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है ना। तो जो है ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। और हम बार बार कहते हैं कि प्रश्न पर ही फोकस ना करिए, प्रश्न के साथ साथ जो हम चारों ऑप्शन समझाते हैं वो और उसके इर्द गिर्द की बातों को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा लाभ का जो है आपके लिए बेनिफिट होगा इससे। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शरीर में प्रोटीन का उत्पादन करता है, जो खून को थक्का जमाने की प्रक्रिया में मदद करता है। इसकी कमी से क्या होता है? खून बहने की समस्या हो सकती है। भाई जब कमी होगी तो थक्का जमेगा नहीं, जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो फिर जो है बहने की समस्या लगातार बनी रहेगी। इसके लिए हमको क्या आवश्यक है, क्या खाना चाहिए? तो इसके लिए हमको हरी पत्तेदार सब्जियां इसका प्रमुख स्रोत है, इसको जो है मुख्य रूप से खाना चाहिए। फिर अगला प्रश्न क्या है? 16 नंबर का प्रश्न है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कौन सा रंग सबसे स्थायी माना जाता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आप समझ गए कि वस्त्र विज्ञान में, यानी कि जितनी भी वस्त्र में जो है वस्त्र निर्माण में जो भी प्रक्रिया है और हर चीज में कौन सा रंग सबसे ज्यादा, जैसे कि आप जानते हैं रंग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस तरह से कई प्रकार की डाई होती है, तो वही देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रिएक्टिव डाई, बी है डायरेक्ट डाई, सी है एसिड डाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप, डी है बेसिक डाई। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रिएक्टिव डाई है ना। ये आप प्रश्न के साथ ध्यान रखेंगे कि सबसे पक्की डाई है, सबसे मजबूत रंग, आप इसे रूप से ध्यान दे लीजिए कि सबसे मजबूत रंग है ना, तो कौन सा होता है? तो ये जो है हो जाता है रिएक्टिव डाई है ना। ये फिर देखिए इसको समझ लेते हैं हम थोड़ा सा कि रिएक्टिव डाई सबसे स्थायी रंग है क्योंकि यह फाइबर के साथ एक मजबूत रासायनिक बॉन्ड बनाता है ना, बंधन या बॉन्ड बनाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से कपास और लिनन जैसे सेलुलोजिक फाइबर में किया जाता है। यह रंग का फीका
मतलब इसका रंग फीका नहीं पड़ता है और धोने रगड़ने या सूरज की रोशनी में भी बिल्कुल स्थायी रहता है। तो इन बातों को हम देख लेंगे। फिर देखिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। मधुमेह रोगियों के लिए कौन सा अनाज सबसे अच्छा माना जाता है? तो ऑप्शन हमारे हैं ए चावल, बी जौ, सी बाजरा, डी रागी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जौ, है ना। जौ ये जो है सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है। बाकी आप जानते ही हैं रागी में भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है। और चावल चावल में लाइसिन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, लेकिन जो है कार्बोहाइड्रेट इसमें उचित मात्रा में रहता है। बाजरा में भी प्रोटीन उच्च मात्रा में रहता है। देखिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। जौ, है ना, बारले में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो इसे मधुमेह रोगियों के लिए क्या करता है? आदर्श बनाता है। यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है और लंबे समय तक क्या करता है? पेट भरा हुआ महसूस होता है। इसके अलावा यह घुलनशील फाइबर का एक अच्छा स्रोत है, जो हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हम जो है इसीलिए प्रश्नों के साथ व्याख्या सहित पूरा पीडीएफ बनाए हैं। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो थोड़ा इर्द गिर्द की चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। फिर देखिए नेक्स्ट है कौन सा अमीनो एसिड शरीर में नहीं बनता? तो देखिए सबसे पहले हमने बता दिया है कि अमीनो एसिड्स कितने हैं, तो 20 होते हैं। 10 क्या होते हैं? तो हम बता दे रहे हैं कि 10 जो है आवश्यक और 10 क्या होता है? तो 10 हमारे अनावश्यक अनावश्यक होते हैं। तो इतना पहले ही ध्यान में रखिए कि जो आवश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं तो वो हमारे शरीर में बनते नहीं हैं, उनको हमको बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। और जो 10 अनावश्यक हैं वो हमारे शरीर में बनते हैं, इनको हमको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती, ये याद रखिएगा। और पिछली वीडियो में हमने बताया है क्लास में कि जो है इसकी ट्रिक भी बताई है आवश्यक और अनावश्यक की। तो उस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लीजिए आवश्यक और अनावश्यक कौन से है। तो देखिए पूछा गया है कि कौन सा अमीनो एसिड शरीर में नहीं बनता। तो सबसे पहले आप नहीं बनने वाले में कहाँ पहुंच जाएंगे? आवश्यक में। कि आवश्यक ही बनता नहीं है तो वही होगा। तो अभी देख लेते हैं इसमें से आवश्यक कौन सा है। ऑप्शन हमारे हैं ए लाइसिन, ठीक है, ए लाइसिन है, बी है अलेनिन, सी है ग्लाइसिन, डी है प्रोलाइन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाइसिन, है ना। इसको हमको बाहर से लेना पड़ता है। ये जो है हमारा आवश्यक अमीनो एसिड्स है, बाकी जो है अनावश्यक अमीनो एसिड्स के उदाहरण है। फिर देख लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसकी व्याख्या। लाइसिन एक आवश्यक अमीनो एसिड्स है जो शरीर में नहीं बनता है, इसको हमको बाद में प्राप्त करना पड़ता है। यह प्रोटीन संश्लेषण, यहाँ से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि क्या क्या ये कार्य करता है। तो यह प्रोटीन संश्लेषण, उत्तक वृद्धि और कैल्शियम अवशोषण में मददगार है। मांस, डेयरी उत्पाद और फलियां लाइसिन के अच्छे स्रोत है। इतना ध्यान रखें कि चावल में लाइसिन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध पानी का पीएच स्तर क्या होता है? ऑप्शन हमारे हैं A6, B7, C8, D9। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बी सबसे सही आंसर हो जाएगा। 7, है ना, 7 पीएच मान पर ये शुद्ध पानी का उदाहरण है। इसको देख लेते हैं। शुद्ध पानी का पीएच स्तर 7 होता है, जो इसे न्यूट्रल बनाता है। न्यूट्रल मतलब कि बीच का जो है कोई चीज होगी वो बीच में होगी, ना तो जो है अम्लीय होगी ना क्षारीय होगी, उसी को न्यूट्रल कहते हैं। ये इसमें नहीं लिखा लेकिन बता रहे न्यूट्रल यही है। इसका मतलब है कि यह ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। अगर पानी का पीएच स्तर इससे कम या अधिक हो तो वह पीने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से शुद्ध जल का पीएच मान तो कितना हो जाएगा? 7। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, एक मिनट रुकिए जरा आप लोग। सॉरी, कुछ थोड़ा सा
तथा फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न कौन सा है, इसको देख लेते हैं हम। कौन सा हार्मोन नींद को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए मेलाटोनिन, बी सेरोटिन, फिर देखिए अगला ऑप्शन हमारा है डोपामिन, डी है एड्रेनालिन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मेटाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है? हार्मोन, ये शरीर की आंतरिक घड़ी जो होती है सर्केडियन रिदम, है ना, इसको नियंत्रित करती है। यह अंधेरे में पीनियल ग्रंथ से स्रावित होता है, यानी कि रात्रि के समय में क्या होता है, पीनियल ग्रंथ जो हमारी होती है उससे स्रावित होता है और नींद लाने में मदद करता है। इसका स्तर बढ़ने पर नींद आती है। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देख लेते हैं अपने ऑप्शन। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वैसे बच्चों के लिए क्या सबके लिए भी ये प्रमुख स्रोत? तो देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बच्चों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और यह हमें करंट एनर्जी प्रदान करता है, जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है ना। चावल, गेहूं, फल और आलू जैसे खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में होता है। इसका संतुलित मात्रा में सेवन बच्चों के विकास के लिए जरूरी है और केले में भी तुरंत पाया जाता है, ये हमें तुरंत एनर्जी देता है। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। सॉरी। कौन सा हार्मोन रक्तचाप बढ़ाता है? ऑप्शन ए है, मतलब कि हार्मोन्स जो हमारी बीपी को बढ़ा देता है या रक्तचाप को। तो देख लेते हैं ऑप्शन। एड्रेनालिन, बी है इंसुलिन, सी है सेरोटोनिन, फिर डी है हमारा जो है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन आप जानते ही हैं कि सबसे पहले कि ये दुग्ध हार्मोन है, अभी हमने पढ़ा है क्वेश्चन में। फिर जो है इंसुलिन जानते ही आपकी जो है ये क्या करता है, ये रक्त में हमारे ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देता है जिससे मधुमेह रोग हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एड्रेनालिन, है ना। इसको ये देख लेते हैं थोड़ा सा। एड्रेनालिन हार्मोन जिसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी कहा जाता है, रक्तचाप और हृदय गति को यह बढ़ाता है। या तनाव या डर के समय एड्रेनालिन ग्रंथ से स्रावित होता है। एड्रेनालिन ग्रंथ से यह निकलता है, यह शरीर को अचानक संकट से निपटने के लिए तैयार करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देख लेते हैं। विटामिन बी 12 का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन बी 12 को हम बता रहे हैं आपसे, इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन इसको कहते हैं, साइनोकोबाल्मिन। और ये जो है इसमें विटामिन 2 इसका जो है स्रोत है। ऑप्शन हमारे हैं फल, बी है सब्जियां, सी है डेयरी उत्पाद, डी है अनाज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डेयरी उत्पाद इसका मुख्य स्रोत हो जाएगा। विटामिन बी 12 मुख्य रूप से पशु उत्पादों में पाया जाता है, जैसे दूध, दही, पनीर और मांस। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में जो है तंत्रिका तंत्र में क्या करता है, को जो है स्वस्थ करता है। ठीक है, और जो है शाकाहारियों को इसके लिए पूरक सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दी जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा पोषक तत्व तो आंखों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो हमारे ऑप्शन क्या है, देख लेते हैं। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा, एक मिनट, आंखों के पोषक तत्व के लिए, तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन ए। इसी कमी से रतौंधी रोग होता है, ये आप जानते ही हैं। फिर देखिए इसके बाद हम देख लेते हैं आगे। ये विटामिन ए आंखों की रेटिना को स्वस्थ रखने में और जो रात दृष्टि में मदद करता है। इसकी कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। गाजर, पालक, शकरकंद विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है, कौन सा तत्व शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है? हमारे ऑप्शन है आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम। तो देखिए आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है ना। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरन। इसी कमी से जो है हीमोग्लोबिन रोग हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। तो इसके निर्माण में आयरन जो है सहायता करता है।
आयरन लौह हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। यह लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन परिवहन करने में मदद करता है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिससे थकान, कमजोरी और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। पालक, चुकंदर, गुड़, आयरन आदि जो है इसके अच्छे स्रोत है, या जो है कह सकते हैं इनसे प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, शिशुओं में ठोस आहार शुरू करने का उपयुक्त समय क्या है? हमारे ऑप्शन है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह, है ना। 6 माह तक जो है माँ का दूध सिर्फ पिलाना है, इसके बाद जो है हम ठोस आहार की शुरुआत करेंगे। देखते हैं, 6 माह की आयु में शिशुओं को ठोस आहार शुरू करने के लिए आदर्श माना जाता है। इस समय तक स्तनपान या फार्मूला दूध पोषण के लिए पर्याप्त होता है। ठोस आहार में दाल का पानी, फल की प्यूरी और हल्की खिचड़ी जो है देना शुरू किया जा सकता है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, मनोविज्ञान में प्रेरणा किससे कहते हैं? ऑप्शन ए बाहरी प्रोत्साहन, आंतरिक उद्दीपन, सी सामाजिक दबाव, डी भावनात्मक प्रक्रिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, है ना, आंतरिक उद्दीपन। ये जो है, यही जो हमारे आंतरिक उद्दीपन होते हैं वही हमारी प्रेरणा है। सॉरी। फिर देखते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। प्रेरणा क्या है? मोटिवेशन एक आंतरिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को जो है अपने अंदर से मतलब उसको महसूस होता है और वो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक प्रेरणा क्या होता है? आत्मसंतुष्टि और अपने आप से जुड़ी होती है, कि अगर हमें किसी चीज को करना है या किस प्रकार से करना है हम अपने आप से सोचेंगे। दूसरा होता है बाह्य प्रेरणा, जिसमें जो है पुरस्कार, प्रशंसा और दंड, ये सारी चीजें निर्धारित होती है। तो दंड इसके लिए नहीं होगा, पुरस्कार और प्रशंसा पर बच्चे मतलब क्या करते हैं, उनको जो है क्या बच्चे क्या सभी के ऊपर ये चीज है कि आंतरिक प्रेरणा से वो प्रेरित होंगे और अपना कार्य करते हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है, पानी की कठोरता को मापने के लिए मानक क्या है? ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पीएच, फिर है टीडीएस, फिर है जी पीजी, फिर ऑप्शन डी है डीओ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जीपीजी, है ना, जी पीजी। ये जो है पानी की कठोरता को मापने का एक अच्छा स्रोत। फिर देख लेते हैं, पानी की कठोरता को मापने के लिए जीपीजी, है ना, ग्रेन्स पर गैलन की जो है उपयोग किया जाता है। कठोर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की मात्रा अधिकतर होती है। यह साबुन झाग बनाने में बाधा उत्पन्न करता है और पाइपलाइन में स्केलिंग के कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान कौन सा पोषक तत्व भ्रूण के मस्तिष्क विकास में सहायता करता है? तो देखिए हमारे ऑप्शन क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, बी है विटामिन डी, सी फोलिक एसिड, डी है जिंक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये क्या करता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड विशेषकर डीएचए, है ना, भ्रूण के मस्तिष्क और दृष्टि में विकास के लिए आवश्यक है। यह मछली, अखरोट और चिया सीड्स जैसे खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। गर्भावस्था के दौरान इसकी पर्याप्त मात्रा बच्चों को न्यूरोलॉजिकल और संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न है, फाइबर का पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ऊर्जा बढ़ाता है, बी है पाचन में सुधार करता है, डी है जल धारण क्षमता बढ़ाता है, डी है वसा पचाने में मदद करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पाचन में सुधार करता है। ठीक है, फाइबर क्या करता है? तो ये पाचन पाचन जो शक्ति होती है उसमें सुधार करता है। जो हमारी चेदर है या कह सकते हैं जो आते हैं उसमें जो भोजन पचता है और किस प्रकार से वो कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना पूरी तरह से रोल निभाता है। तो ये फाइबर पाचन तंत्र का जो है बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। फिर इसके बाद ये देखिए, ये आज की सीरीज का जो है हमारा लास्ट प्रश्न था। अब फिर मिलते हैं कल अगली अपनी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।